Good morning, everybody. इंड एस का जो आप लोगों का सिलेबस है उसमें से इंड एस 115 जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेकर के था वो अभी सिलेबस से हटा दिया गया है और उसकी जगह दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग से इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के और एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेकर के। एक्चुअली पहले जो इंड एस 115 अनाउंस हुआ था, एमसीए ने जो अनाउंस किया था, इंस्टीट्यूट ने बना करके दिया था, उसमें चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला काम करता हो, चाहे कोई नॉर्मल गुड्स वुड्स वगैरह सेल करता हो, दोनों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ही था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का, और उसको रेवेन्यू बोल करके नाम था। अभी इंड एस 115 के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया कि नहीं ठीक है, और एमसीए ने भी डिसाइड किया ठीक है, हम लोग दो एएस बना देते हैं। वन विल बी रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड वन विल बी रिलेटेड टू द नॉर्मल रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो चलिए आप अपना कॉपी में लिखिए, मैं आपको पढ़ाता हूं। कॉपी में लिखिए इंड एस 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। और इसका रिलेटेड जो अपना एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। मतलब हम लोगों को जो पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इंड एएस एंड एएस अपने सिलेबस में है, तो हम लोग उनका मेजर डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए कॉपी में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, there are no big differences between IND AS 11 and AS 7. मतलब आप लोगों ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पढ़ा है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें परसेंटेज कंप्लीशन मेथड वगैरह है, वो पूरा इंड एस 11 में है, एज इट इज है, विथ वेरी माइनर डिफरेंसेस हियर एंड देयर। ये दोनों सेम है, तो आपको ऐसे भी बहुत कम चीज पढ़ना पड़ेगा। चलिए सेकेंड पॉइंट लिखिए, बोरोइंग कॉस्ट। सिंपल सा बात है, लिखिएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हैड स्पेसिफिकली डिस्कस्ड दैट बोरोइंग कॉस्ट विल form part of construction cost। जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आप बोलते हैं ना, A7 ने स्पेसिफिकली डिस्कस किया है कि जो बोरोइंग कॉस्ट लगता है, जैसे मान लीजिए आप कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और लोन लेकर के कॉन्ट्रैक्ट में पैसे लगाए हैं आपने, तो जो बोरोइंग कॉस्ट आपका लग रहा है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट बनेगा पीएल में। इंड एस 11 does not specifically talk about it। लेकिन नॉर्मली मैं आपको बताता हूं कि इंड एस में भी वैसा ही होता है, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट जो लग रहा है वो वेरी मच रिलेटेड टू दी कंस्ट्रक्शन है,
तो आपको उस बोरोइंग कॉस्ट को कंस्ट्रक्शन में ऐसे भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में ऐड करना ही पड़ता है. सो वर्चुअली देयर इज नो डिफरेंस, बट क्योंकि AS7 स्पेसिफिकली उसके बारे में एक पैराग्राफ बना करके दिया है और इंड AS में कोई पैराग्राफ नहीं है, तो अपने इंस्टीट्यूट ने अलग से लिख दिया कि भाई ये एक तो डिफरेंस है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू पे लिखिएगा कि इंड AS 11 measures the contract revenue at fair value. इंड AS 7 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू विल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू. AS 7 does not specifically mentions about it. लेकिन नॉर्मली मैं आपको बोल देता हूं कि अगर कोई कंसीडरेशन, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में कोई कंसीडरेशन कैश में नहीं मिल करके काइंड में मिलता है, तो इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में भी हम लोग उस कंसीडरेशन को फेयर वैल्यू पे ही मैनेज करते हैं, फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करते हैं. तो इस पे भी मैं नहीं बोलूंगा कि अलग से कोई बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग पहले ही बोलते दोनों AS के बीच में कोई डिफरेंस एज सच है नहीं. पर क्योंकि इंड AS 11 में फेयर वैल्यू के बारे में जिक्र है पैराग्राफ में, AS 7 में वो डिस्कशन नहीं है, तो उसी को डिफरेंस बोल करके लिख दिया गया है. ओके, बट यस देयर इज अ बिग, यू कैन से एन इश्यू जो कि इंड AS में स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है. मैं अपने पैराग्राफ नंबर 4 में आपको लिखाता हूं, आप चलिए लिखिए उसको. रेडी, लिखिए अकाउंटिंग फॉर सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट. ये वाला जो टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट, ये टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में एकदम कवर ही किया हुआ नहीं. आई मीन आपने AS 7 पढ़ा है, उसके अंदर इस टॉपिक के बारे में कोई बातचीत नहीं है. इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो है, जो इंड AS वाली कंपनियां फॉलो करेंगी, उसमें इसको लेकर के एक पैराग्राफ बनाया हुआ. हमको पैराग्राफ आपको अलग से बताना पड़ेगा. ओके, लिखिए एन ऑपरेटर will not recognize the public service infrastructure क्या लिखा? एन ऑपरेटर विल नॉट रिकॉग्नाइज द पब्लिक सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर as its PPE. An operator will not recognize the public service infrastructure as its PPE, plant property and equipment. इंड AS 11 बोलता है एकदम स्पेसिफिकली इस बात को कि किसी भी ऑपरेटर को जो भी पब्लिक सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहा है वो अपने बैलेंस शीट में प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट बोल करके उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता. आगे लिखिएगा एज ही डज नॉट हैव द
कंट्रोल ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर या कंट्रोल ओवर द असेट। ही हैज द राइट, आगे लिखेंगे, ही हैज द राइट जस्ट टू ऑपरेट इट। फुल स्टॉप कर दीजिए, आगे लिखिए, देयरफॉर, पैरा चेंज करके लिखिएगा प्लीज। हाँ, देयरफॉर द रेवेन्यू एंड कॉस्ट relating to construction services will be, revenue and cost relating to construction services will be dealt as per Ind AS 11। माना क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी काम है वहां पे, उसका रिलेटेड जो भी रेवेन्यू और कॉस्ट का कहानी होगा वो इंड AS 11 के हिसाब से वो लोग अकाउंटिंग करेंगी कंपनियां। एंड दोज रिलेटिंग टू ऑपरेशन सर्विसेज will be dealt as per Ind AS 18। Ind AS 18 बस अभी हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। रेवेन्यू वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है Ind AS 18। बस ये 4 पैराग्राफ आप दिमाग लगा लेना। ये 4 पैराग्राफ हो जाने से आप बोल सकते हैं कि जो मेजर डिफरेंसेस बिटवीन Ind AS और AS के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो विल बी एबल टू आंसर इट। उसमें भी मेन वो जो 4 नंबर पैरा है ना, सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट वाला, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दे दीजिए। बाकी सब कंफर्टेबल है, सारा नोटबुक में भी दिया हुआ, एक बार आप बुक भी देख लीजिएगा घर में, ठीक है। सो ये Ind AS 11 नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ये डिस्कशन कंप्लीट होता है। नाउ अपनी कॉपी में लिखिए Ind AS 18 रेवेन्यू। अपने एग्जिस्टिंग AS सिस्टम में रेवेन्यू को लेकर के कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वर्सेस AS 9। तो Ind AS 18 जो रेवेन्यू वाला Ind AS है और अपना जो एग्जिस्टिंग AS है AS 9, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मेजर डिफरेंसेस बिटवीन Ind AS 18 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। हेडिंग आपने लिख लिया? चलिए मेजर डिफरेंसेस हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो पैराग्राफ नंबर 1 में लिखिएगा डेफिनीशन। डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, साइजेबल डिफरेंसेस हैं, कुछ कुछ एकदम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आपको दिखाई देगा क्योंकि आप AS 9 पढ़ चुके हैं। Ind AS 18 अलग से डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन डिफरेंसेस तो पढ़ना है। डिफरेंसेस दिखाई देगा, आइए देखते हैं। डेफिनीशन लिखिए, डेफिनीशन ऑफ Ind AS 18, डेफिनीशन ऑफ रेवेन्यू लिखो, डेफिनीशन ऑफ रेवेन्यू ऑफ Ind AS 18 is very broad
and includes all the economic benefits arising in the ordinary course of activities. क्या बोला देखिए, Ind AS 18 का definition of revenue is very broad and includes all the economic benefits arising in the ordinary course of activities that increases the equity. मतलब अगर हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में कोई भी काम करते हैं जो हमारी इक्विटी को बढ़ाता है, मतलब हमको इनकम होता है, हम लोग उसको रेवेन्यू बोलते हैं. इसमें ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट जो है ना वो ध्यान देने लायक है. अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो है दैट कवर्स स्पेसिफिकली कि इट इज द या दैट सेज स्पेसिफिकली कि इट इज द रेवेन्यू या रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड द रेवेन्यू दैट अराइजेज व्हेन समबडी एल्स इज यूजिंग आवर रिसोर्सेज. तो थोड़ा कंसाइज हो गया कि उसने सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज एंड यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज बाय समबडी एल्स सिर्फ उसको कवर किया. और इसने क्या बोला, इट विल कवर ऑल द इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट अराइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. सो दैट वे इसका डेफिनेशन थोड़ा सा ब्रॉड है. तो आप लिखिएगा वेयर एज AS 9 कवर्स sale of goods, rendering of services and use of our resources by others. सो नॉट अ बिग थिंग बट स्टिल, क्योंकि डेफिनेशन बड़ा ब्रॉड है इंड AS का, तो अलग से इंस्टीट्यूट ने बोला बच्चों को इसके बारे में बोलो कि दिस इज ए मेजर डिफरेंस बिटवीन इंड AS 18 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9. दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट में आप लिखिएगा बार्टर ट्रांजैक्शन. देखिए बार्टर ट्रांजैक्शन में जब हम कुछ दे करके कुछ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई किसी को सर्विस रेंडर किया और हम लोगों को कोई बदले में कोई चीज मिला, तो हम लोग उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं ना. फेयर वैल्यू पे मेजर करने के लिए हम लोग का AS 9 भी बोलता है और इंड AS 18 भी बोलता है इस चीज को लेकर के. लेकिन इंड AS 18 में क्या है, थोड़ा डिटेल में वो लोग बार्टर ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर और बार्टर ट्रांजैक्शंस ऑफ डिसिमिलर नेचर, इन सब को लेकर के अलग से थोड़े पैराग्राफ बनाए हुए हैं. तो उसको लेकर के बच्चों को बोला कि इसको जरा ध्यान रख लीजिए. आप लिखिए कॉपी में, मैं आपको लिखाता हूं. इंड AS 18 स्पेसिफिकली डील्स विथ, लिखिएगा मैं नहीं लिख रहा हूं. इंड AS 18 स्पेसिफिकली डील्स विथ exchange of goods and services of similar and dissimilar nature. AS 9 does not cover this. ठीक है.
अब देखिए तीसरा पॉइंट है, हम लोग तीसरा पॉइंट आपको डिस्कस कर रहे हैं एक्साइज ड्यूटी को लेकर के। आपको याद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 क्या बोलता था कि एक्साइज ड्यूटी को आप सेल से लेस करके दिखाइए। जितना क्वांटिटी का माल आपका बिक चुका है, एएस 9 बोलता था कि हमको सेल लेस एक्साइज ड्यूटी दिखाना पड़ेगा। इन डेज 18 में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो लोग अलग से ऐसे लेस करके दिखाने को लेकर के नहीं बोलता है। तो वो लोग वहां पे एक्साइज ड्यूटी को एज एन एक्सपेंडिचर भी दिखाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखिए एस 9 shows excise duty by way of deduction from sales क्या लिखा? डिडक्शन फ्रॉम सेल्स। इन डेज 18 does not require that. ठीक है। अच्छा, अब आइए इन डेज का इंटरेस्ट इनकम और एएस 9 का इंटरेस्ट इनकम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है? इन डेज बोलता है कि इंटरेस्ट इनकम जो है वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड जो आईआरआर वाला आपको पढ़ाए थे हम फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, उसी सिस्टम से इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होना चाहिए। जबकि हम लोगों का जो एग्जिस्टिंग एएस 9 है वो इंटरेस्ट रेट जो होता है उसी के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड कर लेता है। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको मालूम है उसके कारण क्या डिफरेंस आता है? हम लोग सम्स बनाए हैं फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की क्लासेस में। आप लिखिए कॉपी में, लिखिए लिखिए इंटरेस्ट इनकम अंडर इन डेज 18 is recorded by using effective interest rate method as per Ind AS 109। ये इंड एस का बोलना है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में से यूज करना है, फुल स्टॉप। एस 9 uses time proportion basis। एस 9 uses टाइम प्रोपोर्शन बेसिस। जो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम से मल्टीप्लाई कर दो इंटरेस्ट निकल जाता है, एस 9 वैसा वाला यूज करता है। जबकि इंड एस आपको मालूम ही है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड यूज करता है। अब आइए नेक्स्ट एक तो बड़ा चीज आपको बताते हैं, दैट इज कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। चलिए कॉपी में आप हेडिंग दीजिए कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। देखिए कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम का मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं। ये जो पेंटालून वगैरह आप जाते हो, पेंटालून वगैरह जाते हो तो आप लोग कोई चीज खरीदते हो तो आपको एक तो वो आपका एक तो कार्ड रहता है पेंटालून कार्ड, उसके अंदर वो कुछ ऐड हो जाता है, कुछ पॉइंट वो लोग ऐड कर देते हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड, वो जो पॉइंट ऐड होता है उसका क्या होता है बताइए तो? वो फ्यूचर में जब आप दोबारा माल परचेज करेंगे उनसे तो लोग अगला माल में आपको डिस्काउंट देगा, जितना आपका पॉइंट होगा उतना आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इस चीज को लेकर के इंड एस 18 में स्पेसिफिक गाइडेंसेस दिया हुआ, हम आपको वो गाइडेंस डिस्कस कर रहे हैं। उसके ऊपर हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन भी आ जाए अलग से।
AS9 में उस चीज को लेकर के कोई कवरेज नहीं है, कोई कवरेज नहीं है। और आप मान करके चलिए बस ये लास्ट पॉइंट है इंड AS 18 और AS 9 के बीच के डिफरेंसेस का। वैसे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी इंड AS 18 का बहुत ज्यादा है, AS 9 में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है। हाँ, हाउएवर ये बड़ा एक तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम का। आइए मैं आपको इस तरह से पहले एक बार समझाते हैं, उसके बाद हम आपको नोट लिखाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग 1000 रुपया कोई माल खरीद के लाए पेंटालून से। पेंटालून इज द सेलर, ओके। हम लोग पेंटालून का जो बुक्स है उसका बात करेंगे। मान लीजिए वो इंड AS फॉलो करता है, हम लोग 1000 रुपये का माल खरीदे और उसने हमको मान लीजिए 10 पॉइंट क्रेडिट किया मेरे कार्ड में, 1 पॉइंट इक्वल टू 1 रुपया। मान लीजिए 100 रुपया का माल खरीदने से वो लोग 1 पॉइंट क्रेडिट करता है। 100 रुपया का माल खरीदने से हम लोग 1000 रुपया का माल खरीदते, वो लोग 10 पॉइंट क्रेडिट किया। अब इस 10 पॉइंट का मतलब है कि आप अगला बार जब भी माल खरीदेंगे तो आपको 10 रुपया का क्रेडिट मिलेगा, माने 10 रुपया आपको डिस्काउंट मिल जाएगा नेक्स्ट आप जब माल खरीदेंगे तो। ओके, तो आइए इसके अकाउंटिंग के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो अभी जब आप माल खरीद रहे हैं, आप सामने वाले को पैसा दे रहे हैं, पेंटालून को पैसा मिलेगा, बताइए कितना रुपया देना पड़ेगा? पूरा 1000 रुपया देना पड़ेगा। तो आपका पहला जो सेल का एंट्री आएगा दैट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000 रुपीज। ओके, अभी आपने पूरा माल का पेमेंट कर दिया, 1000 रुपया का पेमेंट कर दिया, आपकी बुक में सेल रिकॉर्ड हो गया 1000 रुपया का। ना नॉर्मली आप इस तरह से करते हैं, लेकिन अब ये जो इंड AS 18 है ना, वो हम लोगों को बोलता है कि अगर इसमें 10 पॉइंट का आपको क्रेडिट मिला है तो आपको 10 रुपया अपने बुक्स में लायबिलिटी लिखना पड़ेगा और आप रेवेन्यू 1000 रुपया नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये जो 1000 रुपया का माल बेचे आप 10 रुपया का सामने वाले को डिस्काउंट देंगे। तो आप इसके लिए एक तो कस्टमर लॉयल्टी लायबिलिटी बोल करके अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लीजिए। 1000 रुपया को पूरा इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, रादर आपका रिकॉर्डिंग कुछ इस तरह से होगा, कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू सेल 990 और टू कस्टमर लॉयल्टी लायबिलिटी 10 रुपीज। क्योंकि जब आपने माल बेचा, ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर जब वो गुड्स खरीदेगा तो आप उसको 10 रुपए का डिस्काउंट दे दीजिएगा, दैट इज डन। लेकिन क्योंकि आपने अभी माल बेचा है और उसी से रिलेटेड है ये लॉयल्टी प्रोग्राम, आप उसको पॉइंट का क्रेडिट दे रहे हैं, तो इंड AS बोलता है अभी आपको रेवेन्यू पूरा रिकॉर्ड करने नहीं मिलेगा, लायबिलिटी बैठ करके रिकॉर्ड कीजिए। तो टू कस्टमर लॉयल्टी लायबिलिटी 10 रुपीज का रिकॉर्ड हो जाता है। इस पर्टिकुलर चीज के बारे में अलग से AS 9 डिस्कस नहीं करता। देखिए इंड AS 18 क्या बोलता है कि एट द टाइम ऑफ सेल द रेवेन्यू विल बी रिकॉर्डेड by a lesser amount than the sale amount, and that less amount is the liability that Pantaloon is you can say is going to give the discount in the next purchase. तो कितना रुपया का डिस्काउंट मिलेगा? आंसर इज 10। उतना रुपया अपनी बुक्स में अभी लायबिलिटी लिख लीजिए, सेल कमती में रिकॉर्ड कर लीजिए। अब मान लीजिए नेक्स्ट बार उस कस्टमर ने 2000 रुपया का माल परचेज किया और मान लीजिए नेक्स्ट वाले परचेज में एक बार मान के चलते हैं कि कोई वो नहीं है, क्या नाम, लॉयल्टी लायबिलिटी नहीं है, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। तो जब वो 2000 का माल परचेज करेगा सामने वाला आदमी, आप उसको 2000 का माल, पेंटालून उसको 2000 का माल बेचेगा, तो वो आपको पेमेंट करेगा 1990 और वो उसका लायबिलिटी जो है वो कस्टमर का पॉइंट जो है, कार्ड का जो पॉइंट है उसमें खत्म हो जाएगा। तो उस वक्त एंट्री इस तरह का होगा, कैश अकाउंट डेबिट 1990, कस्टमर लॉयल्टी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट 10 और टू सेल्स 2000। क्योंकि अभी जो 2000 रुपया का माल बेचा गया उसमें से वो अपना कार्ड वाला डिस्काउंट ले लिया, बोला मेरा जरा पॉइंट को मैच्योर करवा दो 10 रुपीज का, तो वो पॉइंट मैच्योर हो गया, सामने वाले को
1990 पेमेंट करना पड़ा, तो वो 1990 पेंटालून को मिला। पेंटालून रिकॉर्डेड कैश अकाउंट डेबिट 1990, CLL अकाउंट डेबिट, कस्टमर लॉयल्टी लायबिलिटी टू सेल्स। अब ये भी सुन लीजिए कि मान लीजिए इसमें भी अगला परचेज में उसको 20 रुपए एडजस्ट करने मिल जाएगा। मान लो 100 रुपीज फॉर 1 पॉइंट, 20 रुपीज फॉर 2000 रुपीज, मतलब 100 पे 1 रुपया हुआ तो 2000 पे 20 रुपया हुआ। तो फिर कैसे रिकॉर्ड होगा सोचिए। हाँ, ये सेल विल बी रिकॉर्डेड इन दैट केस एट 1980 और एक न्यू कस्टमर लॉयल्टी लायबिलिटी 20 रुपया का रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इंड एस में है, जो कि एएस में नहीं है, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में नहीं है। सो ये कस्टमर लॉयल्टी लायबिलिटी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब माल बेचते वक्त जो पॉइंट देते हैं, रेवेन्यू को ही कम करके रिकॉर्ड कर लिया जाता है और अलग से एक लायबिलिटी रिकॉर्ड किया जाता है। एक पॉइंट चलिए और लिख लीजिए, तो छोटा सा पॉइंट नंबर 6 करके एक और लिख लीजिए। सेल एंड सर्विस टुगेदर। कहने का मतलब है मल्टीपल सेल कॉन्ट्रैक्ट। मल्टीपल सेल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लीजिए हम किसी को कोई गुड सेल करते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि हम आपको 2 साल का इस गुड्स पे सर्विस भी देंगे, और हम मान लीजिए कंसोलिडेटेड प्राइस आपसे लिए उस चीज का 10,000 रुपया। तो इंड एस 18 बोलता है कि सेल ऑफ गुड्स इज वन कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस इज अनदर कॉन्ट्रैक्ट। तो आप जो 10,000 रुपीज टोटल लिए हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए फेयर वैल्यू बेसिस पे, कि आपने गुड सेल के लिए कितना लिया से 8,000, आप सर्विस के लिए कितना लिए से 2,000। तो आप अगर पार्टी से 10,000 रुपीज लिए, एक सेल ऑफ गुड्स के लिए और एक सर्विसिंग ऑफ गुड्स के लिए, तो सेल का जो रेवेन्यू है वो आप इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेंगे जैसे ही सेल कंप्लीट होगा। लेकिन सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टेन्योर ऑफ जो सर्विस है उसके हिसाब से आपको रेवेन्यू में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब सर्विस देंगे सामने वाले को तो आपका कुछ खर्चा भी लगेगा। तो उस वक्त जो खर्चा लगेगा और ये जो सर्विस है 2,000 रुपए का सर्विस फीस है, वो दोनों मैच करेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि हम पूरा 10,000 रुपीज का इनकम को एक साथ रिकॉर्ड कर लेंगे। नो, अगर सेल एंड सर्विस मिला के कॉन्ट्रैक्ट है, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड करना पड़ेगा। इंड एस 18 इस चीज को लेकर के बड़ा स्पेसिफिकली बोलता है कि अगर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में 3-4 चीज का सेल है या 3-4 ठो रेवेन्यू है, सबको अलग अलग करके रिकॉर्ड करना चाहिए। डिवीजन ऑफ द ट्रांजैक्शन जिसको बोलते हैं वो इंड एस स्पेसिफिकली डिस्कस करता है। आप लिखिए, कॉपी में हम लिखाते हैं। लिखिए, इफ वन ट्रांजैक्शन हैज मल्टीपल कंपोनेंट्स, if one transaction has multiple components, then each of the components will be segregated लिख रहे हैं ना, each of the components will be segregated on the basis of their individual fair values. They will be segregated on the basis of their individual fair values. पैरा चेंज करके लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सेल्स a mobile plus 5-year service at rupees 10,000,
then A will have to divide the 10,000 rupees in two parts. Sale of mobile, say 8,000. Sale of services, say 2,000. अब सोचिए तो क्या होगा, ये जो 8,000 रुपया है ना, ये वन शॉट में जैसे ही मोबाइल का सेल होगा तुरंत रिकॉर्ड हो जाएगा पीएल में, इमीडिएटली इट विल बी रिकॉर्डेड एज ए सेल. और ये जो 2,000 रुपीज है, दिस विल बी रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू ओवर ए 5-year पीरियड, क्योंकि 5 साल का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है. तो सेल कॉन्ट्रैक्ट अलग हो गया, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अलग हो गया. पैसा एक साथ लिए थे लेकिन डिवाइड करके लिखना पड़ा. और डिवीजन क्या चीज के बेसिस पे हुआ? फेयर वैल्यू बेसिस पे. लिखिए, ₹8,000 will be recorded immediately लिख लिए on sale of mobile, full stop. ₹2,000 will be recorded as a revenue over 5 years. ठीक है. अच्छा, अब एक इंड एस 18 में एक छोटा सा कार्व आउट है. कार्व आउट क्या होता है जी? कार्व आउट होता है इंड एस और आईएफआरएस में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कार्व आउट बोलते हैं. कार्व आउट छोटा सा है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, नॉट अ बिग डील. आप आराम से लिखिए ये कार्व आउट को. हम लोग इसको कार्व आउट नंबर 11 बोलेंगे. 10 तो कार्व आउट आप पहले नंबर में देखे होंगे, पढ़े कितना है मालूम नहीं, लेकिन इसको 11 नंबर कार्व आउट आप बोलिएगा. ठीक है, आप लिखिए. रेडी? कार्व आउट का हेडिंग दीजिए, एग्रीमेंट टू कंस्ट्रक्ट रियल एस्टेट. ठीक है, लिखिए, एज पर आईएफआरएस construction of real estate is treated as sale of goods. इसका IFRS IAS 18 IAS 18 वो बोलता है सेल ऑफ, माने कंस्ट्रक्शन ऑफ रियल एस्टेट को भी सेल ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट करना है. शुड बी ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स. एंड लिखोगे, एंड रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड when the risk and reward is transferred. When the risk and reward is transferred. ठीक है. अब हम लोगों ने, पहले सुनिएगा, अब हम लोगों ने यहां पे जब
तुम्हारा इंड एस 18 बनाया, तो हम लोगों ने इस चीज को मानने से मना कर दिया। हमारे यहाँ पे थिंकिंग ये है कि भाई परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगना चाहिए। अब रियल एस्टेट के कॉन्ट्रैक्ट हैं, 3-3, 4-4, 5-5 साल में कंस्ट्रक्शन होता है। अगर सारा रेवेन्यू 5 साल के बाद रिकॉर्ड करेंगे, जिस वक्त पूरा मान लीजिए ओनरशिप ट्रांसफर होगा, तो दैट डजंट गिव अ गुड पिक्चर। तो हम लोगों के यहाँ पे उस चीज को मानने से मना कर दिया गया और हम लोगों ने ये बोला कि नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों के यहाँ पे क्या हुआ कि एक अलग से गाइडेंस नोट इशू कर दिया गया, गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स। और हम लोग उस चीज को एग्री नहीं करके हम लोग अपना परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के बेसिस पे उस गाइडेंस नोट को बना दिए। आप लिखो इंड एस 18 has kept this type of agreement out of its purview इंड एस 18 ने उसको परव्यू में ही नहीं रखा, अपने अंदर ही नहीं रखा, फुल स्टॉप। अ सेपरेट गाइडेंस नोट on accounting for real estate developers for Ind AS companies has been issued। तो इस चीज का अकाउंटिंग करने के लिए, रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन का अकाउंटिंग करने के लिए इंड एस 18 ने बोला कि भाई हमने एक गाइडेंस नोट बना दिया है रियल एस्टेट डेवलपर लोगों के लिए, वो लोग उस गाइडेंस नोट को फॉलो करेगा। दैट गाइडेंस नोट लिखोगे, दैट गाइडेंस नोट suggests the revenue to be recognized on percentage completion method। तो इससे क्या होता है कि सारा रेवेन्यू एक साल में नहीं रिकॉर्ड होकर के, जिस साल कंप्लीट होता है 5 साल में डिवाइड होकर के रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर मान लीजिए 5 साल रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन में लगेगा तो भाई 5 साल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये ऐसा ही एक तो गाइडेंस नोट हम लोगों के नॉन इंड एस एप्लीकेंट लोगों के लिए भी है, जो लोग इंड एस फॉलो नहीं करते, रियल एस्टेट का काम करते हैं, हालांकि उन लोग के सिलेबस में नहीं है, उनके लिए भी है। और इंड एस के लिए क्योंकि आपके सिलेबस में है तो मैंने आपको अभी बता दिया। तो इसको कार्व आउट के रूप में इसलिए देखा जा रहा है कि भाई IFRS बोलता है कि इसको सेल ऑफ गुड्स की तरह देखना है और इंड एस बोलता है कि नहीं, हम तो वन टाइम में रिकॉर्ड, अब सेल ऑफ गुड्स की तरह देखोगे तो वन टाइम में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जबकि इंड एस 18 बोलता है हम लोग के यहाँ पे इंडिया में कि नहीं, हम लोग तो ऐसा होने नहीं देंगे, हम लोग तो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड से ही रियल एस्टेट डेवलपर का भी अकाउंटिंग कराएंगे। तो ये एक कार्व आउट की तरह है। सो दिस इज द एंड ऑफ इंड एस 18। ठीक है, एक बार फिर से बोल देते हैं कि जो इंड एस 115 है, अगर आपकी कॉपी में इंड एस 115 है बुक में तो उसको तो काट दीजिएगा, वो अब सिलेबस में नहीं है। उसकी जगह पे आपको 2 एस पढ़ना पड़ेगा, 2 ठो इंड एस। 1 इज इंड एस 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए और 1 इज इंड एस 18 बाकी के रेवेन्यूज के लिए, ऑल अदर रेवेन्यू के लिए, जो मैंने आपको दोनों पढ़ा दिया। ओके ठीक है।